और रणनीति तय करने में सेंटर की ही भूमिका होती है, स्टेट उसमें उसमें सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसलिए 2024 की दृष्टि तो फिर भी होगी कि कौन आदमी बेहतर उस समय काम कर सकता है, ज्यादा परिश्रम कर सकता है, किसकी ओर जनता का आकर्षण होगा नरेंद्र मोदी के बाद, ये सब कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन जो मैंने कहा एक लॉन्ग टर्म की दृष्टि से होगी। तो अब इसमें पिछड़ी होगा तो आदिवासियों का वोट भी बहुत ज्यादा मिला है, आदिवासी वोट भी हुआ तो आदिवासी क्यों नहीं हो सकता है। और अगर पूरी तरह जाति के ही आधार पर मान लीजिए आप पिछड़ों को बना देते और आदिवासी और सवर्णों ने विद्रोह कर दिया तो आप जीतेंगे क्या। 2018 में SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अमेंड किया था, बीजेपी ने उसको पलट दिया संसद में, उसके खिलाफ विद्रोह हो गया पिछड़ों में भी, अगड़ों में भी, और सपाक्स बन गया, वो 1.25% वोट कटा, लेकिन आपका तो 2.5% वोट खत्म कर दिया और बीजेपी चुनाव हार गई, राजस्थान में पार्टी टूट गई थी। तो इसीलिए ये हम लोग पिछड़ा आंकड़ा करते हैं, पार्टी भी सोचती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजन होता है उसका ध्यान रखते हुए, और देश में इस समय जातीय जनगणना की जो बात चल रही थी, जातीय जनगणना को तो नकार दिया है जनता ने, उसको स्वीकार नहीं किया है। अगर मेजोरिटी सीट जो है आदिवासी की, मेजोरिटी सीट पिछड़े दल में, पिछड़ी जाति की, तीनों राज्यों में बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब जातीय जनगणना जिसके लिए आप कह रहे हैं उसको भी पता है कि इससे हमारा बहुत हित होना नहीं है, जो आरक्षण मिल रहा है हमको मिल रहा है। नरेंद्र प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां हमारे लिए हैं, तो वो तो अपना एजेंडा घोषित कर रहे हैं। तो मैं नाम पर नहीं जाऊंगा, मैंने जो कुछ भी कहा है नाम पर मैं जाने, नाम पर जाने का मतलब मुझे, मेरे लिए वो सारे लोग जो सेंटर से भेजे गए, ये स्टेट की पहले लीडरशिप है, और मैं मानता हूं जो विधायक बन के आया है प्रत्युष जी, वो सारे मुख्यमंत्री होने के दावेदार हो सकते हैं और होने भी चाहिए, उसमें से आपको चयन करना है। लेकिन अब जब पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं तो मेरा मानना है कि नाम लगभग तय हो गया होगा, नाम लगभग तय हो गया पार्टियों में, मतलब ये पर्यवेक्षक ये सब रस्म अदायगी भर नहीं, पर्यवेक्षक के पास जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया तो करना है। पर्यवेक्षक के पास जो लिफाफे होते हैं वो पर्यवेक्षक को भी पता होता है, धीरे धीरे सब विधायकों को भी बता, सब उनका मन टटोला जाएगा, वहाँ वो जो है बैठे, एक नाम आएगा, प्रस्ताव होगा, सब उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अब जो आगे चलना है, क्योंकि कई लीडर एक ही कैटेगरी के होंगे, इसलिए शासन में देखना पड़ेगा कि शासन में क्या कैसे चलता है, भूमिका क्या। आशुतोष जी, क्या बीजेपी 2024 को दिमाग में रख करके ही सीएम के चेहरे को सामने लाना चाहती है, जिसका प्रभाव, जिसका असर 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को मिले? क्योंकि इन 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी का टारगेट है कि पूरी 65 की 65 सीटें वो जीते। तो क्या इसी आधार के चक्कर में इतनी देर हो रही है कि यहां ओबीसी को दिया जाए, एमपी में, छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी चेहरे को दिया जाए? क्योंकि पिछली बार इसी आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार बीजेपी ने ठीक ठाक सीटें वहां से जीती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है रेणुका सिंह भी हो, और एक और नाम चल रहा है, लता उसेंडी का नाम, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, जेपी नड्डा की कोर टीम में भी है वो। और अभी आप जो फोटोज दिखा रहे थे उसमें आपने एक नाम मध्य प्रदेश से आप भूल जाते हैं, वो थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो तो उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ी इसीलिए थे कि उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। तो अब आप ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हम दिखाई रहे हैं, ये भी है उसी को देख के मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उनका नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ी इसी बात पे थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और ये 2024 को लेके ही सारी चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं। आप समीक्षा करने के पहले कुछ तर्क तो दीजिए, बिना आधार के, बिना तर्क के कुछ भी कह देना कैसा लग रहा है? लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, नीचे से जड़ खोद दे वहां पे रह के। और ये इनको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 में जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि मुख्य फेस तो नरेंद्र मोदी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस समय और इनसे इनको पूछा ये गया था ध्यान कि में रखना है कि प्रत्युष नीचे जी, जो आदमी हमारे है, राजनीतिक वो विश्लेषक एसएस सिंह जी, एसएस सिंह जी, एक सेकंड, एसएस सिंह जी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, एक सेकंड। एसएस सिंह जी, पहले इनको बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। लगते हैं काउंटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कि ये बेचारे कितने परेशान हैं, ये इतने परेशान है कि ये चाहते ही नहीं कि जनता दूसरे की भी कोई मत सुने। ये भाजपा का जो है, इनका जो है दिखाता है, ये बेचारे परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम जीत कैसे गए। और ये इसीलिए जो इनको इसीलिए ये चाहते हैं कि जब इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बैठे,
अब ये दूसरे को बोलने देंगे नहीं, क्योंकि इनको अटकाना भटकाना लटकाना कांग्रेस के प्रवक्ता मतलब आशुतोष जी जो आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी, आशुतोष जी एक सेकंड मुझे और आशुतोष जी को रखिएगा एक बार स्क्रीन पर पीसीआर प्लीज। हाँ आशुतोष जी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी भी आश्चर्य में है कि वो जीत कैसे गई। तो कोई पार्टी चुनाव में हारने के लिए तो जाती नहीं है, वो तो जीतने के लिए जाती है। नंबर कितना उसने गेन किया वो अलग बात है, क्या मैंडेट मिला, प्रचंड बहुमत मिला या क्या मिला, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। तो बीजेपी तो हारने के लिए गई नहीं थी, जीतने के लिए गई थी, ये बात तो क्लियर है। आप कह रहे हैं बीजेपी खुद आश्चर्य में है कि वो जीत कैसे गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसमें जो है बड़ा स्पष्ट है, अगर आप चाहे ओपिनियन पोल देखें, एग्जिट पोल देखें, जैसे मैंने कहा कि पहले दिन जो है एग्जिट पोल पे क्या बोले शिवराज सिंह चौहान कि हमारी लाडली बहना जो इन्होंने स्कीम चलाई थी उसकी वजह से बीजेपी को अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीटें मिली। ये बात बड़ी स्पष्ट है और यही चीज जो है इनकी समझ में नहीं, इनकी दिक्कतें बढ़ा रही है। क्योंकि अब जो राज्य स्तर पे नेता है वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मोदी की गारंटी अपनी जगह है, लेकिन हमने जो काम किया है, हमारा जो है योगदान है, उसका आपको आदर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है व्यर्थ थे भाजपा के जीत में, हमारा योगदान उनसे अगर दो नंबर पे भी है, आप एमपी में आपका आकलन क्या है आशुतोष जी, कौन हो सकता है सीएम चेहरा? देखिए अगर जो है ये कहेंगे कि जो है भाजपा की सरकार के परफॉर्मेंस पे जीते हैं तो शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए, लेकिन जो जितनी देर हो रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा और नामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे आप बार बार कह रहे हैं ओबीसी चेहरा, तो ये इसलिए भी जरूरी है, ये आप चाहे जितना भी इसको कहें कि जो है कास्ट सेंसस मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक गर्म मुद्दा है और इसको भाजपा भी ध्यान में रखेगी। इसीलिए आपको याद हो कि पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वो कभी नहीं बताते थे कि उनके अपनी क्या जात है, फिर एक दिन उन्होंने भी कह दिया कि मैं साहब ईबीसी हूं और तेली हूं। तो ये जाति जो है एक मुद्दा। अब तो आशुतोष जी ऐसा है कि भारतीय राजनीति में हर कोई दम ठोक करके अपनी जाति बताता है, जनसभाओं में बताता है कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। ये तो चलिए अब राजनीति की बातें और क्या की जाए। यश श्रीवास्तव जी। प्रद्युम्न जी, एक बहुत ध्यान देने लायक बात है कि अब जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान है, अब वहां पे आपने बहुत सारे ऐसे नेता हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं यश जी कि जातीय जनगणना वाला जो कार्ड था वो तो 3 चुनाव में जनता ने फेल कर दिया। विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे मुद्दे पर बीजेपी घिर गई है कि 24 से पहले जनता इसी चुनाव में उसको ट्रेलर दिखा देगी। तो ट्रेलर तो विपक्ष को दिखा दिया, जातीय जनगणना फेल हो गया। तो अगर बीजेपी मान लीजिए उसी जातीय जनगणना की कार्ड के तौर पर किसी ऐसे चेहरे को तीनों स्टेट में बैठा दे जहां आपके सारे समीकरण धराशायी हो जाएं, फिर विपक्ष क्या करेगा? सवाल यह है प्रद्युम्न जी कि जाति, किसी भी जाति का सीएम बिठा दे, उस जाति के साथ न्याय हो रहा है या नहीं उस सरकार में, ये ध्यान देने लायक बात। देखिए जनता को एक समय तक आप ये पट्टी पहना सकते हैं कि भैया आपकी जाति का हमने नेता बैठा दिया है, लेकिन जिस जाति का नेता हो वो जाति भी अगर प्रदेश में प्रताड़ित हो तो जनता एक समय के बाद वो नहीं सुनेगी। तो जातीय जनगणना की जो बातचीत है वो हम बार बार कहते रहे हमेशा से कि ये कोई चुनावी हथकंडा नहीं है हमारा। हम केवल ये चाहते हैं कि हर जाति को बराबरी से न्याय और अधिकार मिले और सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। तो जातीय जनगणना का कोई और प्रारूप होगा या जातीय जनगणना वैसी ही चलेगी या क्या होगा, उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी जुड़ेगा, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, वो बिल्कुल अलग बात है। हम हमेशा पीपल सेंट्रिक रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं इस मामले में कि जैसे चीफ मिनिस्टर के चेहरे की बात है, अब इन्होंने बहुत सारे नेता पार्टी के सांसद उतार के ला के रख दिए हैं जो पार्टी के नेतृत्व में है या सांसद बन के बैठे हुए हैं। आपने उन्हें लाके तो रख दिया चुनावों में। जैसे उदाहरण के लिए अभी बाबा बालकनाथ का बड़ा नाम हो रहा है राजस्थान में। तो क्या बाकी जो क्षेत्र में इतने समय से काम कर रहे हैं बड़े बड़े नेता जो राज्य में ही लगे हुए हैं, क्या वो फालतू बैठे? क्या आपने कहा भैया इनने लाके हमको ये चुनाव जिताया है तो अब 24 की उम्मीद में हम इनको बिठा देंगे? तो ये पार्टी में असंतोष इकट्ठा कर रहे हैं खुद। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये एक आदमी के नाम के चक्कर में एक दिन अपनी पार्टी ले जाएंगे। तो
ये बड़ी मजेदार बात है, ये सब ढेर इनका इकट्ठा हो रहा है। एसएन सिंह जी बोलने के लिए जैसे एमपी में कमलनाथ ले गए कांग्रेस को। नहीं, कमलनाथ जी ने अपनी हार, अपनी विफलता को देखते हुए उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। हमने अपनी विफलता और विपक्ष की भूमिका स्वीकार कर ली, हमारी बात यहाँ पे रुक जाती है। अब हम अगले चुनाव में देखेंगे, 24 में देखेंगे। बात तो ये है कि जो एसएन सिंह जी आया है चुनाव, एसएन सिंह जी कहते हैं ना कि भाई आलोचकों को करीब में रखिए। तो जो ये कह रहे हैं कि एक आदमी के चक्कर में कई बार बहुत नुकसान हो जाता है, एक आदमी के चक्कर में कई बार नुकसान हो जाता है, तो ये आपको सलाह भी दे रहे हैं, भुक्तभोगी भी है। ये कह रहे हैं कांग्रेस भी भुक्तभोगी है, हमने जो भोगा है उससे आप सीख लीजिए। देखिए हम लोग तो हमने कभी भी एक आदमी हम लोग तो मानस को मानने वाले हैं, हम लोग तो धर्म को मानने वाले हैं, निंदक नियरे राखी। अब ये देखिए, लेकिन जो लोग भगवान राम को मानते ही नहीं, जो तुलसीदास जी को गाली देते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, जो सवाल उठाते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी को किस योग्यता के आधार पर कांग्रेस चुन लेती है, मनमोहन सिंह जी को किस योग्यता के आधार पर कांग्रेस चुन लेती है। मुझे लगता है कि उस समय प्रणब मुखर्जी जी को चुनना चाहिए, पी चिदम्बरम साहब को चुनना चाहिए, शरद पवार जी को चुनना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला जी को चुनना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़कर जाति जाति की बात कर रहे थे। भाई नेहरू जी उसी जाति के, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी उसी जाति के, जात तो बदला नहीं। राहुल जी उसी जाति के, सोनिया जी उसी जाति के, जाति तो बदल नहीं रहा है। अब पृथ्वी जी देखिए, या तो हमारी बात नहीं हो रही है और नहीं तो इनकी बात सुनिए। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ये जाति धर्म की डिबेट नहीं हो रही है। क्यों तकलीफ हो रहा है? हमारे गमले में कितने फूल हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप तो बता नहीं पा रहे हैं। आपके जो कुर्ता फाड़ देता है कमलनाथ जी, अभी भी हारने के बाद आरोप दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ पे लगा रहे हैं। अभी मैं आपको हिंदू धर्म बताऊंगा तो आपको पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान सीएम पर लगा रहे हैं और सीएम डिप्टी सीएम पर लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी को दूसरे के यहाँ नहीं देखना चाहिए। आपकी कमीज फटी हुई, आपका कपड़ा फटा हुआ, चुनाव में भी कमीज फटी, चुनाव में भी कपड़े फटे, जो हजारों करोड़ का बैठे जनता, क्योंकि जनता जानती है 12 लाख करोड़ गांधी नकली गांधी बन के देश को लूट लिए, देश को बर्बाद कर दिए। अब देश को मोदी मिले हैं, मोदी मतलब जानते हैं गारंटी। मैं अवधेश जी का रुक करूंगा, अवधेश जी को रखिएगा मेरे साथ। लूट अवधेश जी, कल वसुंधरा राजे मिली हैं जेपी नड्डा से, दिल्ली उनको बुलाया गया था। क्या राजस्थान में दो दबी जुबान में बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान को एमपी में और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी गई तो अभी नहीं दिखेगा उसका असर, लेकिन फ्यूचर में अंदर खाने बगावत हो सकती है। क्या इतना रिस्क ये दोनों नेता ले पाएंगे, शिवराज या वसुंधरा यहां पर? या फिर कल जो बातचीत हुई है उसमें यह कह दिया गया कि आप ही को कमान संभालना है? देखिए, आपके प्रश्न का प्रति प्रश्न ये है कि इतने सेंट्रल लीडर को वहां ले जाया गया, अगर उनमें किसी को नहीं बनाया गया तो वो समस्या पैदा कर सकते हैं कि नहीं पैदा कर सकते? नरेंद्र सिंह तोमर तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए ये सारे प्रश्न जो है, अगर उनको बनाएंगे तो ये विद्रोह करेंगे, इनको बनाएंगे तो ये विद्रोह करेंगे। राजनीति में आपको एक फैसला लेना पड़ता है, वो फैसला पार्टी की दृष्टि से, वो फैसला राज्य के हित में, जिन जनता ने आपको वोट दिया है, वो आपके जो दूरगामी जो लक्ष्य हैं उनकी दृष्टि से, और साथ साथ सेंट्रल लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेट करके कौन काम कर सकता है, ये 4-5 मानक होते हैं जिनके आधार पर लेना है और वो रिस्क लेना पड़ता है। अगर मुझे शिवराज सिंह चौहान को जितना मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं उनको युवा मोर्चा में जब थे तब से लेके मैं उनको देखता रहा हूं। मैं जिस ढंग से कांग्रेस के नेता, तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक कभी उनका विद्रोही स्वर रहा हो। नहीं, लेकिन ये बाड़ेबंदी और खेमेबंदी अब तक कांग्रेस से आती थी, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद जो वसुंधरा राजे खेमे को लेकर खबर आई कि कुछ विधायकों को होटल में, रिजॉर्ट में रखा गया है, तो उसको देखते हुए ये खबर बहुत तेजी से निकलती है। देखिए, खबर कहीं अंदर बार्गेन करने की कोशिश तो नहीं चल रही है। पत्रकारों का काम जो कुछ भी हो रहा है उसमें से खबर लिखना भी है, उस पर टिप्पणी करना भी है, विपक्ष का काम व्यंग करना भी है, जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस में होता तो अभी बीजेपी वही काम कर रही होती। ये सब जो है हमारे लोग केवल शिव नहीं होता है, नहीं ये सत्य है, नहीं इसमें शिव है, तो सौंदर्य के लिए सारी मैं राजस्थान को लेकर आपसे अवधेश जी, देखिए, आप बहुत करीब से जानते हैं बीजेपी और संगठन सबको, बीजेपी की स्टाइल से भी आप अच्छी तरीके से परिचित हैं।
क्या जिन नामों पर मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है या फोकस नहीं कर रहा है, क्या उन्हीं में से कोई नाम राजस्थान के लिए उछलकर निकलकर सामने आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, उसमें कहीं कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आ सकता है, लेकिन कोई भी नाम ऐसा नहीं होगा हाँ। जिसको लेकर के जो मुख्यमंत्री के बाकी दौर में लोग हैं उनके अंदर असंतोष पैदा हो कि हमारे सामने इनको क्यों बना दिया गया या कैसे नेतृत्व चलाएंगे। अगर ऐसा किसी को बनाना भी है तो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की काम करने की नीति है वो पहले कन्विंस करके बातचीत करके नेताओं से, वो फोन पर बातचीत हो रही होगी कि हम ये करने जा रहे हैं, सबकी सहमति बना लेंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वसुंधरा राजे भी एक समझदार नेता है, परिपक्व है, लंबे समय से हैं। वसुंधरा राजे दो इंडिकेशन मिले हैं सर। एक तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लाडली योजना छत्तीसगढ़ में थी क्या, फिर भी हम चुनाव जीते ना, मतलब वो साफ साफ कह रहे थे कि हाँ, वो कह रहे थे कि सिर्फ शिवराज को आप क्रेडिट मत दीजिए, और वो कह रहे थे दिल्ली से नाम तय होंगे। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं मोदी जी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान और एमपी के इन नेताओं के आए बयान से एक बात तो साफ है कि पुराने चेहरे शायद इस बार रिपीट ना हो। नहीं, देखिए ये भी हम नहीं कह सकते कि पुराने चेहरे रिपीट नहीं, कोई चेहरा नया और पुराना नहीं होता है। हाँ। राजनीति में जिसकी लोकप्रियता है, जो जनता का वोट ला सकता है, जो किए गए वादों को पूरा कर सकता है, जिसका प्रशासन पर आधिपत्य हो सकता है और पार्टी को साथ लेके चल सकता है, वो चेहरा पुराना